लेट्स कंटिन्यू। हम स्टडी कर रहे थे लास्ट लेक्चर में 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ मेंडल। उसको अब हम टेबुलर फॉर्म में देखेंगे, एक एक कैरेक्टर तफसील से। मेंडल ने पी प्लांट को जो सिलेक्ट किया था उसमें एक कैरेक्टर था कि ये पी प्लांट जो था उसका लाइफ साइकिल शॉर्ट था, मतलब 3 to 4 मंथ इसका लाइफ साइकिल था। इसी वजह से इसको ईजी था, एक साल में उसको कई जनरेशन से मिल जाती थी। जैसे कैरेक्टर जो है ट्रांसफ़र होते हैं, इनहेरिट होते हैं, फर्स्ट जनरेशन में कुछ आते हैं, कुछ सेकंड में आते हैं, कुछ थर्ड में आते हैं। तो थर्ड जनरेशन में क्लियर होता है, कैरेक्टर से फिक्स हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं उस प्रोजेनी के अंदर, वो दिखाई देता है। तो उसको एक साल में ही 3 जनरेशन्स मिल जाती थी। ये भी एक इसका मकसद था इस प्लांट को सिलेक्ट करने का। और उसकी जो टेक्निक थी उसका नाम था हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक जिसके ज़रिए उसने एक्सपेरिमेंट किया था। ये प्लांट सेल्फ पॉलिनेटेड है, लेकिन इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है, और वो क्रॉस पॉलिनेशन में ही ये हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक आएगी। क्रॉस पॉलिनेशन में इससे पहले भी आपको पॉलिनेशन के वक्त मैंने आपसे बताया था हाइब्रिडाइजेशन क्या है। 2 प्लांट को हम सेलेक्ट करते हैं, उसमें एक प्लांट का एज ए मदर और सेकंड प्लांट को एज ए फादर। जिसके कैरेक्टर्स हमको चाहिए उस प्लांट को एंथर कट करके दूसरे वाले प्लांट के ऊपर उसकी स्टिग्मा पर स्प्रिंकल करते हैं। तो इसके बाद फर्टिलाइजेशन होकर उससे जो सीड बनता है, उस सीड से आने वाले पौधे में दोनों के कैरेक्टर्स मिलते हैं, वो कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन। इसकी 3 स्टेप्स हैं, इमैस्कुलेशन, बैगिंग और टैगिंग। इमैस्कुलेशन रिमूवल ऑफ एंथर होता है, जो मैंने अभी कहा है। एंथर दोनों प्लांट के रिमूव करेंगे, एक का रिमूव करेंगे कि उसमें सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, दूसरे फ्लावर का रिमूव करेंगे और वहाँ से वो एंथर लाकर इस पहले वाले फ्लावर पे डस्ट करेंगे। ये इमैस्कुलेशन रहेगा। आफ्टर डस्टिंग उसको बैग से कवर कर देंगे, तो वो बैगिंग रहेगा। उसके बाद उसको टैग लगाएंगे कि इस वक्त हमने इसकी डस्टिंग की थी, टाइम वगैरह उस पर डालते हैं। तो ये हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक है जिसके ज़रिए मेंडल ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, और इसी से उसने साबित किया था कि जो कंप्लीट क्रोमोसोम है वो नहीं, बल्कि क्रोमोसोम का के ऊपर पाए जाने वाले जो समथिंग यानी फैक्टर, जिसको आज की दुनिया में उसको कहा जाता है जीन। और जीन क्या होता है? सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है, या उसको पार्ट ऑफ डीएनए कहा जाता है, जो कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करता है। पूरा कंप्लीट क्रोमोसोम कैरेक्टर को ट्रांसफ़र नहीं करता। जब मेंडल ने ये एक्सपेरिमेंट किया था उस वक्त माइक्रोस्कोप की ईजाद हो चुकी थी, लेकिन उस वक्त इतना ज़्यादा मालूमात नहीं कि इतने बड़े पैमाने पे वर्किंग नहीं होती थी। अब एक चीज़ और है, इसमें क्या बताया है हेरिडिटी और वेरिएशन में। यहाँ पर जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं वो सिमिलर कैरेक्टर ट्रांसफ़र फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग फ्रॉम वन जनरेशन, और फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड एज हेरिडिटी, है ना। सिमिलर कैरेक्टर्स रहेंगे, इसीलिए ना माँ बाप के खसूसियत बच्चों के अंदर दिखाई देती है। वो सिमिलर कैरेक्टर को हेरिडिटी कहा जाता है, जो उनसे अलग मुख्तलिफ फन होता है वो वेरिएशन कहलाता है। ये दोनों चीज़ें जेनेटिक्स में आती हैं, इनहेरिटेंस में आती है। अब हम देखेंगे वो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या हैं जो मेंडल ने पी प्लांट के अंदर ऑब्जर्व किए हैं, और उस पर से उसने एक चीज़ और बताया है, वो है रिसेसिव एंड डोमिनेंट कैरेक्टर्स। अब व्हाट इज़ मीन बाय रिसेसिव और डोमिनेंट? डोमिनेंट यानी कि जो गालिब आ जाते हैं, वो कैरेक्टर जो उभर के आते हैं, जो जाहिर होते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में दिखाई देते हैं। और रिसेसिव जो सप्रेस, जो दब जाते हैं, जो नई जनरेशन में दिखाई नहीं देते। अब इसके रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? यहाँ पर क्या बताया, ये जीन होते हैं, जीन की पेयर होती है। जैसे मैं आपको बताई, ये पेयर ऑफ जीन है, पेयर ऑफ एलिलोमार्फ है, कैपिटल टी। अब जब ये दोनों कैपिटल है, तो जो आने वाला ऑफस्प्रिंग है उसके अंदर ये कैरेक्टर रहेंगे, ये जीन रहेंगे, तो उसकी हाइट टॉल दिखाई देगी। लेकिन एक दूसरी भी पेयर होगी इस तरीके से, कैपिटल टी स्मॉल टी। इस एलिलोमार्फ में आप देखेंगे एक कैपिटल और दूसरा स्मॉल है। उसने एक तरीका अपनाया था, कैपिटल लेटर को बताया था कि वो डोमिनेंट को शो करता है, स्मॉल लेटर को बताया था वो रिसेसिव को शो करता है। उसी का जैसे हाइट एक कैरेक्टर है ना,
उसमें टॉल और ड्वार्फ दो तरीके की हाइट है। तो टॉल के लिए कैपिटल टी और ड्वार्फ के लिए डी नहीं लिया उसने, बल्कि टॉल का ही टी का स्मॉल लेटर लिया। ये उसका एक तरीका था। आप इसके आगे जितने प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आपको उसके लिए इसको याद रखना है कि यही मेंडल का वेज था। ये मैथमेटिकल तरीके से उसने ऑन पेपर बताया था कि आने वाली जनरेशन में ऑफस्प्रिंग्स कैसे रहेंगे। आगे आपको पूरे एक्सपेरिमेंट्स, पूरे प्रॉब्लम्स भी हैं, तो उसको आप यहाँ अच्छी तरीके से समझेंगे कि वो रेसेसिव और डोमिनेंट को कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर से उसने बताया है। तो जब ये जीन एक साथ होते हैं, पेयर में होते हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ सेग्रीगेशन, जब सेग्रीगेशन का टाइम आता है, जब गैमेट सेपरेट होते हैं, सेकंड लॉ जो इसका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट, तो ये ब्रेक होते हैं, ये पेयर टूट जाती है और हर एक अपने कैरेक्टर को अलग शो करता है। लेकिन फिर जैसे ही गैमेट से फॉर्मेशन होते हैं उसके बाद ये फिर से पेयर में आ जाते हैं। यानी कि जब सेग्रीगेशन होता है तो सेपरेट हो जाएंगे और उसके बाद फिर से पेयर फॉर्म में आ जाते हैं। फिर ऐसा आता है वो डबल पेयर भी और सिंगल के ज़रिए शो करती है। जैसे कैपिटल टी है, इसके लिए एक ही आएगा कैपिटल टी, यानी कि वो जो उसका एलिलोमार्फ है वो कैपिटल टी पेयर में। लेकिन यहाँ पर कैसा रहेगा कि ये एलिलोमार्फ में कैपिटल टी स्मॉल टी इस तरीके से सेपरेट हो जाएंगे। अब हम देखेंगे वो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो मेंडल ने बताए थे, वो क्या हैं, उसको वन बाय वन हम टेबुलर फॉर्म में देखेंगे वो कैरेक्टर्स क्या हैं। अब इसके लिए हम यहाँ पे कॉलम बना लेते हैं, चार्ट बना लेते हैं लाइन और रोज़ का। इसमें हम देखेंगे यहाँ पर कैरेक्टर्स कौन से हैं और इसमें डोमिनेंस और रिसेसिव, डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर क्या है। इसमें सबसे पहले कैरेक्टर जो मेंडल ने लिया था वो था प्लांट की हाइट। प्लांट की हाइट जो उसने ली थी, उसने बताया था एक प्लांट जो है वो टॉल होता है और दूसरा प्लांट जो है वो शॉर्ट और ड्वार्फ होता है। तो इसने यहाँ पर अल्फ़ाबेट लिया था टॉल के लिए कैपिटल टी। ये साइन थी उसकी जिससे वो शो करता था कि वो कैरेक्टर क्या है। और ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी है ना, जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। ड्वार्फ का डी नहीं लिया उसने और डी कैपिटल नहीं लिया, बल्कि ये जो टॉल हाइट है कैपिटल टी उसका लिया, वही का स्मॉल लेटर यहाँ पर आएगा। ये उसका तरीका था और इस वजह से ही हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो सही आएगा। अगर हम इसको चेंज करते हैं तो रिज़ल्ट हमको सही नहीं मिलेगा। उसका कंप्लीट जो एक्सपेरिमेंट था, जो इतने सालों से उसने किया था, जो 100 साल बाद भी सब मानते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, उसके बाद भी बहुत सारे रिसर्च, लेकिन आज तक किसी ने इसको रिजेक्ट नहीं किया। उसकी वजह वो मैथमेटिकली उसने उसको सॉल्व करके ऑन पेपर बताया और इतना फिक्स क्लियर कट और यहाँ पे उसने एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो कभी चेंज नहीं हुआ आज तक। तो यही उसने इस तरीके से साइन लेकर, सिंबल लेकर चला था जिससे वो आसानी से उसको सॉल्व किया, आज भी जिसे दुनिया मानती है, साइंटिस्ट मानता है। दूसरा कैरेक्टर उसने यहाँ पर लिया है हाइट के बाद फ्लावर पोजीशन। फ्लावर की पोजीशन यानी फ्लावर प्लांट में किस जगह पर है, जिसमें उसने डोमिनेंट कैरेक्टर बताया है एक्सियल। अब एक्सियल यानी क्या होता है, जो तने और शाख के दरमियान जो फ्लावर निकलता है, ये तना है और ये शाख है, तो ये फ्लावर इसको कहेंगे एक्सियल। एक्सियल को उसने यहाँ पर लिया है कैपिटल ए। और इसी का कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, कुछ प्लांट में फ्लावर टर्मिनल पोजीशन पे आते हैं। टर्मिनल की साइन इसने क्या लिया, स्मॉल ए। हाँ, इसके बाद थर्ड देखेंगे फ्लावर का कलर। डोमिनेंट कलर जो उसने एक लिया वो था पर्पल और दूसरा था उसका रिसेसिव वाइट। अब पर्पल कलर उसका डोमिनेंट, तो ये कैपिटल पी और इसका रिसेसिव वाइट जो है स्मॉल p। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉड कलर। व्हाट इज मीन बाय पॉड
फ्रूट जो होता है इलांगेटेड लेग्यूम, उसको पॉड कहा जाता है। फ्रूट का कलर एक होता है डोमिनेंट ग्रीन। आप मटर पल्ली घर पे अगर देखते हैं आती है छिलते हैं तो ऊपर का जो छिलका होता है ग्रीन होता है। कभी कभी आप देखते हैं येलो कलर का भी ये दिखाई देता है। तो जो ग्रीन है वो डोमिनेंट है, ये कैपिटल जी और इसका रिसेसिव स्मॉल जी। अब फिफ्थ कैरेक्टर पॉड शेप। अब इसका शेप बनावट तो इसको हम ऑब्ज़र्व करेंगे। एक है इन्फ्लेटेड और दूसरा है कंटॉर्टेड कॉन्स्ट्रिक्टेड, है ना। कॉन्स्ट्रिक्टेड यानी कि ये वेवी होता है ना, ये वेवी होता है। इन्फ्लेटेड का अगर हम ले लेते हैं कैपिटल आई तो ये रहेगा स्मॉल आई इस तरीके से। अब नेक्स्ट कैरेक्टर हम लेते हैं इसका सीड कलर। देखो सिर्फ यही चीज़ हमारे सामने आती है, पूरा प्लांट हमारा तो देखा हुआ नहीं है, हम इसके फेमिलियर नहीं है। सिर्फ मार्केट में इसके सीड आते हैं और फ्रूट आता है जो हम देखते हैं। हम पॉड कलर देखते हैं, पॉड शेप देखते हैं और सीड कलर, ये ज़्यादा याद रहता है। एक मटर फली जो आती है मेजॉरिटी के लिए हम जैसे ही सोचते हैं हमारे जहन में ग्रीन कलर आता है और दूसरा येलो। तो यहाँ पर ग्रीन जो है ये कैपिटल है और ये स्मॉल है ना। अब ये कैपिटल जी स्मॉल जी। देखो एक चीज़ देखना, जो भी कैरेक्टर है वो जो वर्ड है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो उसको सेलेक्ट करता है, वो फर्स्ट लेटर और वो कैपिटल लेटर और उसी का स्मॉल रिसेसिव रहेगा। इसके बाद लास्ट कैरेक्टर है सीड शेप। ये 7 कैरेक्टर सीड शेप, सीड का जो शेप रहेगा। जनरली हमने जो मटर देखी है उसका कैरेक्टर हमको शेप जो है वो राउंड दिखाई देता है, इसके लिए कैपिटल आर और इसी का रिसेसिव है रिंकल्ड ये रहेगा स्मॉल आर है ना। इस तरीके से ये 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो मेंडल ने लिए थे, जिसके ऊपर उसका पूरा एक्सपेरिमेंट बेस्ड है वो कैरेक्टर्स हैं और उसको उसने डोमिनेंट और रिसेसिव करके बताया। ये आपको पूरे चैप्टर में यूज़ होगा बच्चों, तो आपको ये याद रखना है। ये पूरा कैरेक्टर उसके 7 और उसकी साइन और डोमिनेंट और रिसेसिव इस पर से उसने बताया है हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक के ज़रिए कि किस तरीके से उसने इस कैरेक्टर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर प्लांट को एक्सपेरिमेंट किया था। आपको क्वेश्चन आ सकता है राइट द 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ पी प्लांट, तो आप इस तरीके से लिखेंगे। या सिर्फ आपको क्वेश्चन आए कि राइट द कैरेक्टर्स ऑफ पी प्लांट, तो वहाँ 14 आएंगे और अगर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है तो फिर ये 7 कैरेक्टर्स आएंगे। एक क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है कि वाई मेंडल इज सिलेक्टेड पी प्लांट, तो आप वहाँ पे वो 7 कैरेक्टर्स जो पीछे लास्ट चैप्टर में बताई हूँ वो 7 कैरेक्टर्स देने के किस लिए उसने वो पी प्लांट सिलेक्ट किया था एज ए एक्सपेरिमेंट, क्यों उसी प्लांट को उसने लिया था, है ना। इस तरीके से यहाँ पर ये 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कंप्लीट होती हैं।